हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मैं इसका सीधा आंसर लगा रहा हूँ। इसका आंसर होगा सी, और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर सी ही क्यों है। देखो, जो संविधान का अनुच्छेद 2 है, वो बात करता है कि जिस तरीके से मतलब कि जो राज्य संसद क्या करती है, विधि के द्वारा या फिर कुछ नियम और शर्तों के द्वारा यह लिखा गया है कि संघ के नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करेगी कौन? संसद। यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन की बात करती है हमारी संसद। जिस तरीके से हमने सिक्किम को क्या किया था, अपने जो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1974 में, उसको संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था। तो इस तरीके की जो नए राज्य का प्रवेश और गठन की बात करता है, वो क्या करता है? अनुच्छेद 2 करता है। फिर अगर मैं अनुच्छेद 3 की बात करता हूँ, तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करेगा। अगर किसी भी राज्य की नेम, एरिया और बाउंड्री, यानी कि नेम, एरिया और बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी चेंजिंग हो रही है उसमें, तो वो बात करता है आर्टिकल 3 कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना या फिर सीमा में परिवर्तन करना या फिर उसके राज्य को बढ़ाना, इस तरीके की बातें कहाँ की जाती है? आर्टिकल 2 व 3। तो इनमें जो इनके प्रावधानों में बदलाव के लिए जो संविधान की अनुसूची पहली और 4th है। देखो, जो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 4 है वो ये कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है और 3 है उसमें जो प्रावधान में बदलाव के लिए संविधान की जो पहली एवं 4th अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। मैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं क्या लिखा हुआ है। देखो, यहां पर बात करते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, 2 है और 3 है, उसके प्रावधान में परिवर्तन के लिए संविधान की अनुसूची 1 व 4 में संशोधन परिवर्तन करता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। ध्यान रखना है कि इसमें संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ में होता है, यानी कि विशेष बहुमत के साथ में होता है। लेकिन आप जब इस तरीके की जो विधेयक देखते हो आता है तो उसमें वो साधारण बहुमत से पारित होता है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के साथ में पारित होता है। और जबकि आर्टिकल 368 में क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी के साथ में पारित होता है। ऑप्शन ए, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। देखो, जब भी हम कभी किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं या फिर उसकी सीमा में किसी भी तरीके का परिवर्तन करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम नाम भी चेंज करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 3 राष्ट्रपति को 2 पावर देता है। क्या पावर देता है? यानी कि अगर किसी भी राज्य की नेम, एरिया और बाउंड्री में कोई चेंजिंग होती है तो राष्ट्रपति के लिए 2 प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पर। एक तो क्या कि जो नए राज्य के निर्माण संबंधी कोई विधेयक है वो संसद में पेश नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी पूर्व रिकमेंडेशन न दे, प्रायर रिकमेंडेशन न दे। यानी कि नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तभी पेश होगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या देता है? अपना सहमति देता है, अपना विचार देता है। और जो ये इस तरीके का विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हो सकता है वो लोकसभा में पेश किया जाए पहले या फिर राज्यसभा में, यानी कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इस तरीके का विधेयक। और दूसरी पावर ये होती है राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति इस तरीके के विधेयक को उस राज्य की विधानमंडल के पास में भेजता है जिसकी नेम, एरिया और बाउंड्री में चेंजिंग हो रही है। नेम, एरिया और बाउंड्री में चेंजिंग होती है तो उस राज्य की विधानमंडल के पास में भेजता है ताकि हम राष्ट्रपति क्या जान सके? उसकी राय जान सके। अब उसकी राय जानने के लिए राष्ट्रपति उसको एक फिक्स समय देता है। यह फिक्स समय निर्भर करता है कि कितना है। जिस तरीके से देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा है। नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं और इससे पूर्व करने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य की विधानमंडल को विनिर्दिष्ट करता है, उसको बताता है कि आपके नेम, एरिया और बाउंड्री से रिलेटेड इस तरीके का विधेयक लाया गया है जिस राज्य के नेम, नाम, क्षेत्र और सीमा पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, जिसके नेम, एरिया और बाउंड्री पर प्रभाव पड़ेगा उसी की राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। इसलिए अब जैसे ही यह बिल राज्य की विधानमंडल के पास पहुंचता है तो राज्य की विधानमंडल क्या करता है? मतलब राज्य इस पर क्या करता है? विचार करता है। और इस विचार को वो क्या कर सकता है? एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है।
तो ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उस बारे में। तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं रहता जो राज्य विधानमंडल के द्वारा दी जाती है। देखो, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसके नेम, एरिया और बाउंड्री में चेंजिंग कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट की अगर नेम, एरिया और बाउंड्री में चेंजिंग करनी है तो उसकी सलाह के बिना भी क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन डी, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। यदि यहाँ पे देखते हैं, यदि भारत के किसी दूसरे देश को अपना भूभाग सौंपना चाहता है या किसी राज्य की सीमा को समाप्त करना चाहता है, देखना, या तो हम किसी को अपना भूभाग सौंपना चाहते हैं कुछ, या फिर उसके किसी राज्य की क्या करना चाहते हैं, सीमा को समाप्त करना चाहता है, तो इसके लिए संविधान में 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, जब बेरूबाड़ी एक जगह पड़ती थी। बेरूबाड़ी कहाँ पर थी? वेस्ट बंगाल में थी। तो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट का काम चल रहा था। उस समय पर भारत ने क्या किया था, वेस्ट बंगाल का एक इलाका जिसको बेरूबाड़ी के नाम से जाना जाता था, वो पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया था। तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960। फिर आपने देखा होगा 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में किया। उसमें क्या हुआ, भारत ने अपने 111 इनक्लेव तो दे दिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के 51 इनक्लेव लिए अपने क्षेत्र में, यानी कि क्या करा, जो लगभग 7 किलोमीटर की बाउंड्री की हमने क्या की थी, सही अरेंजमेंट किया था 7 किलोमीटर की बाउंड्री का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। लेकिन 1969 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भारत एवं अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद, अगर कोई सीमा से संबंधित कोई विवाद है, उसको हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कब दिया गया फैसला? 1969 में, और इसको कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता है केवल और केवल। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, गोवा। भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम क्या है? यानी कि इनको सीक्वेंस में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा राज्य बाद में बना। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हरियाणा है। देखो, आपको पता होगा कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब सूबे में सिख गृह राज्य के लिए अलग से एक मांग उठी थी बहुत बड़ी। उसका जो नेतृत्व किया था एक अकाली दल के नेता थे वहाँ के, जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने उस जो अकाली दल के नेता थे, उन्होंने सिख गृह राज्य की जो डिमांड उठी थी उसका नेतृत्व किया था 1966 में। फिर उसी समय पर एक शाही आयोग भारत के अंदर गठित किया जाता है 1966 में, और उसकी सिफारिश पर पंजाबी अक्षेत्र जो था, मतलब कि पंजाबी भाषा के लिए क्या बना दिया गया, पंजाब को बना दिया गया, और हरियाणा को बनाया गया हिंदी भाषा के लिए। ये बात ध्यान रखनी है कि हरियाणा जो बना वो हिंदी भाषा के लिए बना, और कब बना? 1966 में। और इसी समय पर जो पंजाब और हिमाचल था, पंजाब और हरियाणा था, इन दोनों से रिलेटेड जितना भी जो हिल एरिया था उसको क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और हिमाचल प्रदेश उस समय पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया था 1966 में, जिसको 1971 में, बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया? 18वां राज्य बनाया था हमने। और जो हरियाणा बना था वो कौन से नंबर का स्टेट बना था? वो 17वें नंबर का स्टेट बना था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखो, महाराष्ट्र अलग हुआ था बम्बई से। तो बम्बई का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था वो 1960 में आया था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 में जब आया तो बम्बई को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात को बनाया गया और मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र को बनाया गया। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। फिर बात करो जो नागालैंड है। नागालैंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं नागा हिल्स के नाम से, और असम का एक रीजन था त्वेनसांग रीजन। इन दोनों को मिलाकर नागा हिल्स और त्वेनसांग रीजन जो कि असम का था, असम के कुछ हिस्से को मिलाया और नागालैंड की नागा हिल्स को मिलाया, और इन दोनों से मिलाकर क्या बना दिया हमने? नागालैंड राज्य बना दिया। कब? 1962 में। देखो, 1962 में क्या हुआ था? नागालैंड राज्य अधिनियम आया था 1962 में, और ये लागू कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 से यह अप्लाई हो गया था। तो नागालैंड कब बना? इस वर्ष। फिर बात करता हूँ सिक्किम। देखो, जो सिक्किम है
सिक्किम काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना। 1947 में क्या था, सिक्किम भारत का एक शाही राज्य होता था। सिक्किम भारत का क्या होता था, 1947 तक एक शाही राज्य होता था और यहाँ पर एक चोग्याल डायनेस्टी चलती थी, जिसको चोग्याल वंश मतलब चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पर चलती थी। जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो भारत में जब भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद में पावर का ट्रांसफ़र किसके पास हो गया, इंडिया के पास में हो गया। तो जो सिक्किम था, सिक्किम को भारत के द्वारा ही रक्षित किया गया था। तो जितने भी इसके जो रक्षा से संबंधित मामले थे या फिर विदेशी मामले थे या फिर जो संचार से रिलेटेड मामले थे, उन सभी का उत्तरदायित्व या फिर कार्यभार किसके ऊपर आ गया, इंडिया के ऊपर आ गया। तो सारे के सारे मैटर अब सिक्किम के कौन संभालने लगा था, आज़ादी के बाद से भारत संभालने लगा। अब 1974 में सिक्किम ने क्या करा, भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि मैं क्या होना चाहता हूँ, कि वहाँ के लोगों में भी मतलब एक इच्छा ही कि हम क्या होते हैं, भारत के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम भारत का पूर्ण रूप से स्टेट होना चाहते हैं। तो इसके लिए जो 1974 में हमने सिक्किम को एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में अपना लिया, यानी कि अर्ध राज्य या फिर संरक्षित राज्य के रूप में हमने इसको अपना लिया, जिसको हम हिंदी में संबद्ध राज्य भी कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा हमने इसको क्या करा, एक संरक्षित राज्य या फिर प्रोटेक्टेड स्टेट संबद्ध राज्य के रूप में अपना लिया। और इसके लिए हमने अपने संविधान में क्या जोड़ा, आर्टिकल 2A को जोड़ा। आर्टिकल 2A में इसका जिक्र किया गया, किसका, संरक्षित राज्य सिक्किम का। फिर इसके साथ ही साथ हमने 10th शेड्यूल में भी इसका विस्तार से वर्णन किया कि ये सब चीज़ें हैं और इनको मतलब पूर्ण रूप से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी गई, क्योंकि ये बाहर से ऐड हुआ। तो उसके बाद में अब हमने क्या किया, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1975 में। जो ये 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 36वां संविधान संशोधन था, उसमें जो ये सिक्किम संबद्ध राज्य था, प्रोटेक्टेड स्टेट था, अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो इस तरीके से सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1975 में पूर्ण राज्य। और जब जैसे ये 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जितने भी ये 2A और 10th शेड्यूल थी, इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल में जो जिक्र किया गया था, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। किसके द्वारा, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अब बात करते हैं गोवा की। देखो जो गोवा है, गोवा के साथ साथ एक 3 वो थे और भी प्रांत, गोवा, दमन व दीव। गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था सन 1961 ईस्वी में। अब हुआ क्या था कि गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था। इनको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से आज़ाद कराया गया था 1961 ईस्वी में। अब हुआ क्या, उसके बाद में मतलब इसके लिए क्या हुआ, 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 12वां संविधान संशोधन किया गया 1962 ईस्वी में। और गोवा, दमन व दीव, इन तीनों को क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1987 में जो ये गोवा है, गोवा को क्या करा हमने, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, 1987 में। तो इस तरीके से आप देखोगे इसका आंसर क्या हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। उसके बाद उत्तराखंड बना था 27th स्टेट, 27वां राज्य बना था। फिर मैं बात करता हूँ झारखंड बना था 28वां। ये तीनों के तीनों राज्य सन 2000 ईस्वी में गठित किए गए थे। और तेलंगाना कब बना था, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। इस तरीके से आप देखोगे कि A का 3 है और B का 2 है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं जो ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड है, ये कब बने थे, सन 2000 ईस्वी में बने थे। जब उत्तराखंड बना था सन 2000 ईस्वी में, उस समय पर इसका नाम था उत्तरांचल। उस समय पर इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। और सन 2006 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। और इसी साल सन 2006 में ही जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी का नाम बदलकर भी पुदुचेरी किया गया था। क्या किया गया था, पांडिचेरी का नाम बदलकर भी पुदुचेरी किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट
जो कब कब गठित हुए, उनका सन क्या था और उनका क्रमांक क्या है। देखो, जब आपको पता है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ, तो उस समय पर द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। उसके बाद में 14 के बाद में जो 15वां राज्य बना वो हमारा गुजरात था, और गुजरात बम्बई प्रांत से अलग हुआ था गुजराती भाषा के लिए, और महाराष्ट्र बना था मराठी भाषाओं के लिए। कब? 1960 में। उसके बाद नागालैंड बना 1962 में, और हरियाणा बना था 1966 में। जो ये हरियाणा है 1966 में पंजाब सूबे से अलग हुआ था, और इसी समय पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था, चंडीगढ़ को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो राज्य बना था 18वें नंबर का, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश जो बना, मतलब कि पंजाब और हरियाणा का जो हिली एरिया था उसको, उससे ऊपर का जो रीजन था उस सभी को मिलाकर क्या बना दिया? हिमाचल प्रदेश बना दिया। कब बनाया? 1971 में बनाया इसको। फिर है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को उसके ही नेक्स्ट साल 1972 में, यानी कि तीनों को कब बनाया? 1972 में हमने क्या बना दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखो, जो ये मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय है, मणिपुर और त्रिपुरा दो केंद्र शासित प्रदेश थे अब से पहले। उनको 1972 में हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और एक था उपराज्य था, मतलब कि जो असम से अलग हुआ था, मेघालय, उसको भी 1972 में ही हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो इस तरीके से जो 19वां, 20वां व 21वां राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय, वो 1972 में बने। फिर अब बात कर लेते हैं सिक्किम। देखो, जो सिक्किम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना। तो सिक्किम भारत का राज्य बना मतलब कि 1975 में। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1975 ईस्वी में इसको, किसको? सिक्किम को। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा, ये तीनों के तीनों राज्य 1987 में। कब? 1987 में ये तीनों के तीनों राज्य क्या बने? भारत का, मतलब कि पूर्ण राज्य बने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा। आपको पता होगा कि गोवा भी क्या था? गोवा, दमन व दीव क्या थे? पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, और गोवा को भी क्या बनाया? 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी क्या बनाया? हमने 1987 में ही गठित किया। उसके बाद अगर मैं देखूँ मैप पे, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये किस किस तरीके से गठन हुआ था इनका, कौन सा राज्य कहाँ पे है, आपको लोकेशन का भी आइडिया होगा थोड़ा सा। कर लेते हैं। जो गुजरात है, गुजरात कौन से नंबर का स्टेट बना था? 15वें नंबर का, तो ये रहा गुजरात। उसके बाद नागालैंड पड़ता है, देखो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है यहाँ पर, ये नागालैंड है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तीन राज्य इधर है जो म्यांमार से टच होते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी होता है। तो नागालैंड कब बना है? 16th नंबर का स्टेट बना। उसके बाद हरियाणा 17वें नंबर का राज्य बना, तो हरियाणा रहा ये, और पंजाब रहा ये। तो पंजाब से अलग होकर क्या बना था? हरियाणा बना था। तो हरियाणा कौन से नंबर का बना है? 17वें नंबर का राज्य बना था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कौन सा बना? 18वें नंबर का राज्य, ये रहा हिमाचल प्रदेश, तो 18th नंबर का स्टेट बना। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम। मैंने बताया कि ये तीनों के तीनों राज्य कब बने? एक ही साथ बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम। कब बने थे ये? जल्दी से रिकॉल करो। मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम, 1972। मणिपुर कहाँ पे है? देखो, नागालैंड के नीचे क्या पड़ता है? मणिपुर पड़ता है, और मणिपुर कौन सा है? 19वां राज्य बना। फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है जो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये कौन सा बना? 20वां राज्य बना। और असम ये ऊपर पड़ता है, और इसके नीचे है मेघालय। तो इसी से अलग होकर एक उपराज्य बना था पहले, और उसको बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1972 ईस्वी में। और कौन सा राज्य बना? ये 21वें नंबर का राज्य बना। फिर बात करते हैं सिक्किम। ये रहा सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का राज्य बना। कब बना? 1975 में बना। फिर उसके बाद में हमने देखा तीन स्टेट एक साथ 1987 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा। देखो, जो सबसे नीचे वाला जो स्टेट है इस साइड में, ये है क्या? मिजोरम कौन से नंबर का बना? 23वें नंबर का राज्य है। और सबसे ऊपर क्या है यहाँ पर? ये इस साइड में अरुणाचल प्रदेश, ये कौन से नंबर का बना? 24वें नंबर का राज्य बना। और जो सबसे छोटा स्टेट है भारत का, ये गोवा, यहाँ पर ये कौन से नंबर का बना? 25वें नंबर का राज्य बना। फिर हमने सन 2002 में गए। सन 2002 में हमने देखा तीन नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश रहा ये, और उत्तराखंड रहा ये। तो उत्तराखंड कौन से नंबर का बना? 27वें नंबर का राज्य बना। ये रहा बिहार से अलग होके क्या बना था? झारखंड। तो झारखंड रहा ये,
बिहार रहा ये, तो बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो झारखंड कौन से नंबर का राज्य बना था? हमारा 28वें नंबर का राज्य बना था, सॉरी। बिहार से अलग होकर झारखंड कौन से नंबर का राज्य बना? 28वें। और जो ये 26वां है छत्तीसगढ़, ये किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। ये रहा मध्य प्रदेश और ये रहा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना था? 26वें नंबर का राज्य बना। फिर है अरुणाचल प्रदेश, वो सॉरी तेलंगाना, ये पड़ता है तेलंगाना। अरुणाचल प्रदेश से अलग हुआ था, वो सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये है हमारा क्या? आंध्र प्रदेश। और ये क्या बना था इस समय पर? 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना था। तो ये था इनका मैप से थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू। मैप से प्रैक्टिस करोगे तो आसान रहेगा। अब कर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, दादरा एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दादरा एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन नहीं था, वहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। यानी कि पुर्तगालियों के कब्जे में कौन था? दादरा एवं नागर हवेली था। फिर है स्टेटमेंट 2, पुद्दुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पुद्दुचेरी पर किसका शासन था? फ्रांस का शासन था। यानी कि फ्रांसीसी शासन करते थे कहाँ पर? पुद्दुचेरी पर। देखो जो पुद्दुचेरी है 1954 में भारत ने इसको कब्जा लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जब कब्जा लिया था फिर इन्होंने अपने आप ही इसको छोड़ दिया था। पुद्दुचेरी ने भारत को सौंप दिया था इसको। 1954 से लेकर 1962 तक, 1962 तक जब हमने इसको कब्जाया यानी कि इसको अधिग्रहित किया, तो इसका जो प्रशासन चलता था वो अधिग्रहित अक्षेत्र की तरह ही चलता था। यानी कि इसको एक्वायर्ड कर लिया था। एक्वायर्ड एरिया की तरीके से ही इसका क्या चलता था उस समय पर? प्रशासन चलता था 1954 से लेकर 1962 तक। फिर उसके बाद में हमने एक 14th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। 14th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 14वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1962 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में जो ये पुद्दुचेरी था, हमने इसको क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब स्टेटमेंट 3, पुद्दुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। देखो ये स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर भी यही हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट 3 केवल ऑप्शन सी। देखो जो पुद्दुचेरी है, मैं दिखा देता हूँ मैप पुद्दुचेरी का। आप देखोगे कि जो ये है पुद्दुचेरी कितने जगह पर है? 3 राज्य में। एक है इसका, ये है आंध्र प्रदेश, ये है यहाँ पर केरल, और ये पड़ता है यहाँ पर तमिलनाडु। तो जो यनम इसका एरिया है वो आंध्र प्रदेश में है। जो पुद्दुचेरी और कराईकल वाला एरिया है वो किस में पड़ता है? तमिलनाडु में है। और माहे कहाँ पर है? केरल में है। तो इस तरीके से जो पुद्दुचेरी है, मतलब 3 इसमें और भी जुड़ते हैं, तब जाकर पुद्दुचेरी एक पूर्ण रूप से एक समूह है पुद्दुचेरी, मतलब कि सिटी का। तो यनम, माहे एंड कराईकल। मैं एक और आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर होगा। जो कराईकल है, देखो जो इसका कराईकल है और पुद्दुचेरी है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कराईकल और पुद्दुचेरी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु स्टेट है यहाँ पर। फिर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? यनम एरिया है। यनम जो एरिया है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और माहे कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। माहे कहाँ पर है? केरल में पड़ता है, ये वाला जो रेड पॉइंट आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा सीधा डी। यानी कि डी टाइप का स्टेट था कौन सा? अंडमान निकोबार, या फिर जिसको हिंदी में घ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ। देखो जो ये कै ख ग, इसमें 9 स्टेट थे, इसमें भी 9 थे, और इसमें 10 स्टेट थे। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो जो 1950 में, जब 1950 का भारत का क्षेत्र देखो तो आप इस यहाँ पर पाओगे कि 4 तरीके के स्टेट हैं, कै, ख, ग और घ। घ में केवल आपको अंडमान और निकोबार देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भाग कै में, 9 राज्य थे। ये सारे के सारे कितने थे? 9 राज्य। और ख में भी कितने थे? 9 राज्य थे। और ग में कितने थे? 10 राज्य थे। जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया, इसमें जो कै और ख के राज्य थे इन दोनों को मिला दिया, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी गई। और ये जो ग वाला राज्य था, मतलब ग वाले राज्य थे, इनको सभी को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था।
तो इस तरीके से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या होता है, 1956 में कै और ख के बीच की दूरियां कम कर दी गई थी और गै को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। और जो अंडमान निकोबार था वो क्या था, डी टाइप का स्टेट था या फिर घ टाइप का स्टेट होता था। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।